एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग घटना चक्र एमसीक्यू देख रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के, और इसमें हम लोग ना पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास समाप्त कर चुके हैं। अभी हम लोग जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के मध्य का संक्रमण काल है उसे देख रहे हैं, यानी कि 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य जो भी घटनाक्रम है उसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में देख रहे हैं। तो एक वीडियो हमने बना दिया था, पहले ही छोटा सा वीडियो बनाया था, उसमें 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अभी हम लोग 31 से लेकर के आगे के जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में देख लेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और प्राचीन इतिहास का पूरा हमने करा दिया है, तो आप चाहे उसको देख सकते हैं, या फिर बहुत जल्द हम उसको पूरा का पूरा कंपाइल करके एक वीडियो में देंगे, तो फिर उसमें देख लीजिएगा। एक वीडियो में रहता है ना, तो टेंशन नहीं रहती कि ये वाला भी देखना है, ये वाला भी देखना है। फिर एक बार स्टार्ट किया तो जैसे जैसे मन किया वैसे वो समाप्त हो जाता है। मुझे तो ठीक लगता है कंपाइलेशन वाला, बाकी सबका अपना अपना मानना है। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस अभी रह गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, वंश और उनके संस्थापकों के नाम। कभी कभी तो दे दिया जाता है, एक साइड मतलब 3-4 वंश के नाम दे देंगे, एक साइड उनके संस्थापक दे देंगे, फिर आपसे मिलाने के लिए पूछ लेंगे। ऐसे ही वंश, संस्थापक और उनकी जो राजधानियां हैं उससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं मिलाने वाले। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस हैं वो एक आध नंबर दिला के जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रकूट राज इसकी जो स्थापना है ना वो दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अन्य जो क्वेश्चन है उन्हें देखिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखने से पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो ये जो वंश है, स्थापना देखिए 736 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? हमने बता दिया, दंती दुर्ग के द्वारा। जो दंती दुर्ग है ना, इनके रिलेशन में, इनके संबंध में इस तरह की बात की जाती है कि उज्जैनी में उनके द्वारा क्या करवाया गया था, एक हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया गया था। और हिरण्यगर्भ का जो मतलब अर्थ होता है वो होता है महादान। तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि हिरण्यगर्भ जो यज्ञ है वो किनके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग के द्वारा। वहीं अगला देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ लिया गया है। अगर आपने व्याख्या ढंग से सुनी होगी तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। कह रहे हैं कि किसके द्वारा हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया गया। धार्मिक कार्य हो, यज्ञ हो, तो यज्ञ जो है एक धार्मिक कार्य ही है। तो देखिए, मयूर शर्मन बिल्कुल नहीं होंगे, हरिचंद हर्ष हर्ष बिल्कुल नहीं होंगे, ये हो जाएंगे दंती दुर्ग। ठीक है, और दंती दुर्ग कौन है? तो अभी हमने देखा कि ये मतलब कि कौन से वंश के संस्थापक हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। मतलब शासक है, शासक के पुत्र का जन्म कहाँ हो रहा है? शिविर में हो रहा है, छावनी में हो रहा है, राजमहल में नहीं हो रहा है। आपको बताना है वो कौन से मतलब कि जाहिर सी बात है, राजा है तो राजा के पुत्र सामान्यतः राजा बन ही जाते हैं। तो देखिए, कौन है जो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे? आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो देखिए, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, दूसरे में है भोज परमार, तीसरे हैं धर्मपाल, चौथे हैं नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या, वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन ए है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसकी व्याख्या वगैरह में थोड़ा डिटेल में, कि जो राष्ट्रकूट शासक हैं अमोघ वर्ष प्रथम, इनका जन्म देखिए कब हुआ है। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि 800 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? तो नर्मदा नदी के तट पे श्री भावन नामक स्थान पर। ठीक है, तो नर्मदा नदी के तट पर एक स्थान था श्री भावन, वहीं पे इनके द्वारा छावनी, इनके द्वारा नहीं, इनके पिता के द्वारा छावनी बनवाई गई थी, वहीं पे इनका जन्म होता है। और इस समय इनके पिता जो राष्ट्रकूट राजा थे जिनका नाम था गोविंद तृतीय, वो थे। ठीक है, और आगे देखिए, उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम आपको दे दिया गया है राष्ट्रकूट शासक गोविंद राजा तृतीय, और ये उत्तर भारत में अभियान करने के लिए आए थे और हालांकि सफल भी हो गए थे। फिर उसके बाद वहीं पे इनका जन्म भी होता है। चलिए आगे देखिए। आगे
यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि जो महानतम प्रतिहार शासक थे वो कौन थे, यानी कि इनसे ज़्यादा महान कोई नहीं हुआ। ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, महान, महानतर, महानतम, ठीक है। तो सबसे महानतम शासक का नाम पूछा जा रहा है। हालांकि महानतम लिखा हुआ है तो सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, धर्मपाल, दूसरे पे है हर्ष। तो हर्ष तो वैसे भी प्रतिहार शासक थे ही नहीं, तो मतलब होना ही नहीं है। मिहिर भोज या फिर महेंद्र पाल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिहिर भोज, ठीक है। तो महानतम जो प्रतिहार शासक थे उनका नाम था मिहिर भोज। हम लोग अगर व्याख्या देखें तो प्रतिहार वंश के महानतम शासक मिहिर भोज थे। इनका शासनकाल देखिए 836 से 885 ईस्वी रहा है। धर्मपाल जो है ये पाल वंश के राजा थे और इनका टाइम पीरियड देखिए 770 से 810 ईस्वी तक रहा। वहीं महेंद्रपाल प्रथम की बात करें तो ये प्रतिहार वंश के शासक थे और इनका टाइम पीरियड 885 से 910 ईस्वी तक रहा। जबकि हर्ष जो है ये पुष्यभूति वंश के शासक थे और इनका टाइम देखिए तो 647 ईस्वी तक रहा। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, हर्ष के टाइम पीरियड में चाइना से एक यात्री आए थे, उनका आपको नाम कमेंट करना है कि वो आखिर कौन थे जो हर्षा के टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी। तो आदिवाराह किसकी उपाधि थी ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, वत्सराज, दूसरे हैं नागभट्ट द्वितीय, तीसरे हैं मिहिर भोज, चौथे हैं नागभट्ट प्रथम, ठीक है। तो देखिए ROA 2017 का ये क्वेश्चन है। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में जो आदिवाराह नामक उपाधि धारण किए थे वो थे मिहिर भोज, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो मिहिर भोज हैं वो गुर्जर प्रतिहारों के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनके द्वारा आदिवरा और प्रभास जैसी उपाधियां जो है वो धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ कह रहे हैं कि राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है, आपको रॉन्ग बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, दूसरा उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, तीसरा अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया। तो कुल मिलाकर के एक उपनाम टाइप का है ये। तो उत्तर देखिए बी वाला हो जाएगा क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा जा रहा है, अर्थात कौन सा रॉन्ग है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, यही गलत है। बाकी जो राजा मिहिर भोज हैं उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी कन्नौज को बनाई थी, ये बात ठीक है। और जो अरब से एक यात्री आए थे अल मसूदी, इन्होंने राजा मिहिर भोज को किस नाम से संबोधित किया है, तो राजा बौरा के नाम से, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा व्याख्या देखने को मिलेगा कि जो सम्राट रामभद्र हैं इनकी रानी अप्पा देवी, इन्हीं से इनका जन्म होता है राजा मिहिर भोज का, ठीक है। और ये महानतम शासकों में से हैं, ये हम सभी जानते हैं। 836 ईस्वी के लगभग इन्होंने कन्नौज पर अपना कब्जा भी जमा लिया और अपनी राजधानी भी कन्नौज को बनाई। अरब जो निवासी थे जो हमारे यहाँ यात्रा पे आए थे अल मसूदी, इन्होंने 10वीं शताब्दी में गुजरात की यात्रा की। अपने विवरण में उन्होंने गुर्जर प्रतिहार राज्य को क्या कहा है, अल जुज्र कहा है। ये जो शब्दावलियां हैं ना ये बहुत पूछी जाती हैं। और वहाँ के जो शासक हैं उनको क्या कहा है, बौरा, ठीक है। तो अल मसूदी के गुजरात आने के पूर्व ही राजा भोज की हालांकि मृत्यु हो चुकी थी। चलिए आगे देखिए। और यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। यानी कि कौन पहले शासक हुए, कौन उनसे बाद, कौन सबसे बाद में। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले वत्सराज, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, उसके बाद महेंद्रपाल, फिर महिपाल, ठीक है। तो शासकों का जो सही कालानुक्रम है वो क्या है, वत्सराज 775 से 800 ईस्वी इनका समय है। फिर नागभट्ट द्वितीय का देखिए 800 से 833 ईस्वी, महेंद्रपाल प्रथम का 885 से 910 ईस्वी, उसके बाद महिपाल प्रथम आते हैं 912 से 944 ईस्वी, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था। यानी कि वो कौन से शासक हैं इसमें जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या फिर भरतृभद्र प्रथम। हमारे पास जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो आप देखिए जो भरतृभट्ट प्रथम है ना ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है। बाकी नागभट्ट द्वितीय इसी वंश के हैं, महेंद्रपाल प्रथम इसी वंश के हैं, देवपाल भी इसी गुर्जर प्रतिहार वंश के ही शासक हैं। तो आप देखिए कि अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो प्रतिहार वंश है वो माना जाता है, जो कि गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन्हें, वैसे तो ये गुर्जर थे लेकिन इन्हें गुर्जर प्रतिहार क्यों कहते हैं, क्योंकि
ये गुर्जरों की शाखा से संबंधित है। ठीक है, तो वंश कौन सा है, सॉरी वंश था प्रतिहार, लेकिन चूंकि ये गुर्जर वंश की शाखा से रिलेटेड थे इसी वजह से इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। अब वो जो मेला वाला गुज्जर है उसको मत समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, जो पुलकेशिन द्वितीय हैं इनका एक प्रशस्ति है और उस प्रशस्ति का नाम क्या है, ऐहोल। ठीक है, तो जो ऐहोल प्रशस्ति लेख है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है किससे रिलेटेड है, तो पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। इसमें गुर्जर जाति का उल्लेख सबसे पहले हुआ था और गुर्जर प्रतिहास वंश के संस्थापक का नाम आपको पता ही है, नागभट्ट प्रथम, और ये जो है इनका टाइम भी दे दिया गया है 730 से 756 ईस्वी। और इस वंश के अन्य शासकों में आपको कौन कौन देखने को मिल जाएगा, वत्सराज एक तो मिल जाएंगे जो कि मतलब कि नागभट्ट के बाद ही शासक बनते हैं, समय 775 से 800 ईस्वी। फिर उसके बाद नागभट्ट द्वितीय आते हैं 800 से 833 ईस्वी। फिर उसके बाद मिहिर भोज प्रथम आते हैं 836 से 885 ईस्वी। उसके बाद महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी। फिर आ जाते हैं देवपाल 948 से 949 ईस्वी। पता है क्या कि इन सब के ना कालानुक्रम पूछे जाते हैं कि इस वंश के शासकों का कालानुक्रम बताइए। तो जैसे सपोज दैट पूछ ले कि चलो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का कालानुक्रम बनाओ, यानी क्रोनोलॉजी लगाओ, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले तो आ जाएंगे कि मतलब संस्थापक ही सबसे पहले आएंगे नागभट्ट, उसके बाद फिर वत्सराज, फिर आ जाएंगे नागभट्ट द्वितीय, फिर मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल प्रथम, उसके बाद देवपाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और ये भरत भट्ट, ये तो हमारे इस मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं ही नहीं, तो यही मतलब इसका उत्तर था। चलिए आगे देखिए। और ये क्वेश्चन ज़्यादा पुराना नहीं है, राजस्थान पीसीएस के द्वारा प्री 2023 में पूछा गया है कि अरब यात्री सुलेमान, इन्होंने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चलिए बताइए कौन है वो अरब यात्री सुलेमान, जो मतलब कि कौन से शासक के टाइम पीरियड में भारत की यात्रा किए थे। तो अभी तो हम लोगों ने देखा था ना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि भोज प्रथम के टाइम में आए थे ये। तो देखिए, प्रतिहार शासक मिहिर भोज अथवा भोज प्रथम के टाइम पीरियड में ही अरब यात्री सुलेमान जो है वो भारत की यात्रा पर आते हैं। सुलेमान का जो वर्णन है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि राजा भोज ने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोक दिया था, यानी कि पश्चिम में जो मतलब पश्चिम भारत में जो अरब लोग आकर के अपना विस्तार करना चाह रहे थे उसको रोकने का काम किया गया था, किनके द्वारा, मिहिर भोज के द्वारा। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो जो हेमचंद्र हैं, ये सबसे पहली बात तो ये जानिए कि जैन धर्म से रिलेटेड विद्वान है, यानी कि जैन धर्म को ये मानते थे। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज या फिर विद्याधर। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कुमारपाल। ठीक है, तो जो मतलब कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र थे, ये कुमारपाल की मतलब की सभा को सुशोभित करते थे, अलंकृत करते थे। तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के शासक, जिनका नाम क्या है, जय सिंह सिद्धराज, इनके टाइम में इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। हालांकि वे उनके उत्तराधिकारी कुमारपाल 1143 से लेकर के 1172 इनके सलाहकार के रूप में भी उनकी सभा को भी अलंकृत किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, हाँ, किसके सभा को अलंकृत करते थे। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन होना बहुत ज़्यादा है। जैसे कुमारपाल और जय सिंह सिद्धराज दोनों ही दिया गया है, लेकिन किसकी सभा में थे, तो कुमारपाल माना जा रहा है। हालांकि जो प्रसिद्धि इनको जय सिंह सिद्धराज के ही टाइम पीरियड में मिल गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना बहुत टेंशन हो जाती है कि आयोग क्या मानेगा। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। यश मतलब होता है कीर्ति। तो अब आप सोच रहे होंगे यश और कीर्ति बात तो एक ही है, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब कुछ सिंपल सा बताना चाहिए। खैर चलिए देखिए, ऑप्शंस क्या है, धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन। उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन देखिए 1178 से 1206 ईस्वी इनका समय रहा है। ये सेन वंश के शासक थे। ठीक है, सेन वंश के शासकों का क्रोनोलॉजी ऑलरेडी हमारे यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है। आगे देखिए, इन्होंने 28 वर्षों तक अपना राज काम किया, मतलब कि राजपाट संभाला, शासन किया। इनके द्वारा एक संवत ही चला दिया गया था जिसको लक्ष्मण संवत कहा जाता है। तो ध्यान दे रखिएगा कि सेन वंश के शासक थे जिन्होंने लक्ष्मण संवत को चलाया था। आगे देखिए, अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि किस वंश ने चलाया, तो भाई सेनों के द्वारा या सेन वंश के द्वारा। फिर देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता थे। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, जीमूत वाहन या राजशेखर।
आपको सही उत्तर का चयन करना है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन थे। तो विधि मतलब होता है कानून बनाने वाले या कानूनी सलाहकार, इस टाइप की बातें आपको बतानी है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा। पेन कहाँ चली गई, ये ठीक है कि विज्ञानेश्वर भी इसमें शामिल है, हेमाद्रि भी शामिल है, जीमूतवाहन भी, लेकिन राजशेखर इस श्रेणी में शामिल नहीं है। यहाँ आपको व्याख्या में थोड़ा अच्छे से देखने को मिलेगा कि जो विज्ञानेश्वर हैं, हेमाद्रि पंडित या हेमाद्रि या जीमूतवाहन, ये सभी लोग ना मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध कानून मंत्री टाइप के थे, यानी कि विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। टीका मतलब होता है एक बड़ा जो है ग्रंथ हो, उसका जो है मतलब उसको संक्षेप में लिखना, वही होता है टीका। फिर देखिए जीमूतवाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की, और हेमाद्रि ये 13वीं शताब्दी में कर्नाटका में विद्वान थे। उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ जो अष्टांग हृदय है इस पर अपना टीका टिप्पणी लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए जो ये हैं मतलब कौन, तो हेमाद्रि, इनके बारे में आगे बता रहे हैं कि इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक पर भी मतलब अपना ये पुस्तक भी लिखा, और राजकार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी। आगे देखिए अतः ये भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। जहाँ तक राजशेखर की बात है, उनकी यदि बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम और उनके पुत्र महीपाल प्रथम के दरबार में रहा करते थे, और इनके द्वारा कई रचनाएं की गई है, जैसे कर्पूर मंजरी, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है ये, और दूसरी है काव्य मीमांसा, तीसरी है विद्ध शाल भंजिका, चौथा है बाल रामायण, फिर भुवन कोश, हरविलास। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं वो राजशेखर के द्वारा लिखे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर ये किसके दरबार से रिलेटेड थे। अभी तो हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं, तो लेकिन देखिए उत्तर दोनों ही मान लिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस पता नहीं क्यों पूछते हैं, राम जाने। तो महीपाल और महेंद्रपाल प्रथम दोनों हो जाएंगे। आगे देखिए आ गया है, एक साइड जो है आपको मतलब राजवंश का नाम दिया गया है, दूसरी साइड राजधानी। में बता रही थी ना, राजवंश, उनके संस्थापक और राजधानियां, तीनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो वही आ गया है। क्या एक भी पता आ रहा है कि नहीं, एक को अगर याद होगा तो मतलब कि थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है ना। तो अभी तो हम लोग ऊपर देख के आ ही रहे हैं कि वो परमार वंश के शासक थे या प्रतिहार वंश के शासक थे जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो देखिए अभी हमने ऊपर देखा था कि जो प्रतिहार वंश के शासक थे इनको द्वारा अपनी जो राजधानी है वो कन्नौज बनाई गई थी। तो देखिए पहले का डी ये तो सब में है, मतलब आप इससे तो उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। आगे देखिए फिर हम क्या देखेंगे, अगला जो है चोल, और चोलों की जो राजधानी थी ये थी तंजौर। ठीक है, तो 2 का आ होना चाहिए और 2 का आ केवल एक में दिया गया, अर्थात केवल डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब तो रॉन्ग ही है। अन्य जो है उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे परमार, तो परमार वंश की जो राजधानी थी ये थी धारा, और सोलंकी वंश की राजधानी थी अन्हिलवाड़। तो इस हिसाब से आप देखिए तो 1 का दा हो जाएगा, अर्थात 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का बी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि भी इसकी व्याख्या भी है, उसको देख लेते हैं कि नागवंश जो है प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन माने जाते हैं, वत्सराज। वहीं देखिए प्रतिहार वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में मिहिर भोज जो है वो अग्रगणी है, अग्रगण्य या अग्रणी, ठीक है ऐसे होता है। फिर देखिए प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विजयालय चोल के द्वारा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर देखिए तंजौर, जिसे वर्तमान में तंजावुर कहा जाता है, ये चोलों की राजधानी हुआ करती थी। वहीं अगर हम परमार वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें, शीयक द्वितीय थे, और परमारों की राजधानी क्या थी, धारा नगरी। तो यहाँ पे केवल धारा दिया गया, वैसे उसको धारा नगरी कहा जाता है। चालुक्य अथवा सोलंकी जो है ये अग्निकुल के राजपूत थे, और वहीं हम देखें तो इस वंश के संस्थापक का नाम था मूल राज प्रथम। तो ध्यान से देखिए चालुक्य या सोलंकी जो है ये संस्थापक इस वंश के कौन थे, तो ये मूल राज प्रथम माने जाते हैं। और सोलंकियों की राजधानी क्या थी, अन्हिलवाड़ जो है वो सोलंकियों की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से मिलाने वाला आ गया है, एक साइड शासक एक साइड राजवंश। इस तरह का क्वेश्चन अभी हाल ही में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था प्री में, वहां पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं, पर लग रहा है सॉरी तो क्वेश्चन देख के लग रहा है, क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं इसको देख के लग रहा है कि हो ना हो ये आईएएस में ही पूछा गया होगा, क्योंकि उन्होंने ही इसका जो है मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ करने में वही इसमें माहिर है। हालांकि अब तो आई मतलब पीसीएस वगैरह भी यूज़ करने लगा, आरओ ने भी पूछा था इस तरह का क्वेश्चन। तो देखते हैं फिर नन्नू, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा और सा बड़ा करते हैं। देखिए
कह रहे हैं कि जो नन्नुक, इनको नानुक कहिए या नन्नुक कहिए, बात एक ही है। कह रहे हैं ये चंदेल वंश से थे, तो हाँ ये बात तो ठीक है। कह रहे हैं जयशक्ति परमार वंश के, बिल्कुल भी नहीं, ये भी चंदेल वंश से ही संबंधित थे, तो दूसरा तो होगा नहीं। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, एकदम सही बात है। और देख रहे हैं राजा भोज को कह रहे हैं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, सरासर गलत है। तो आप देखिए केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं और केवल 2 युग्म ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर इसका बी वाला हो जाएगा। इसमें ये पूछ ही नहीं रहे थे कि कौन कौन सा सही सुमेलित है, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से नहीं, कौन से ऐसे युग्म है जो सही सुमेलित। जैसे सपोज दैट ये भी सही होता, ये भी सही होता, ये भी सही होता, तो हम लोग क्या कहते हैं कि केवल 3 युग्म सही सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं, बी वाला इसका उत्तर हो गया है। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेंगे कि जो राजा नन्नुक थे ये चंदेल वंश के संस्थापक थे, और जो जयशक्ति हैं ये भी चंदेल वंश से ही रिलेटेड थे। जो नागभट्ट द्वितीय हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, और जो राजा भोज हैं ये परमार वंश से संबंधित थे। तो याद रखिएगा कि राजा भोज परमार वंश से थे, गुर्जर प्रतिहार वंश से थे नागभट्ट द्वितीय, जयशक्ति और नन्नुक ये दोनों ही चंदेल वंश से संबंधित थे, और नन्नुक तो चंदेल वंश के संस्थापक ही माने जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर आपसे पूछ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम के द्वारा हो जाएगा। तो अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से रिलेटेड होने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। गुर्जर जाति का जो पहला उल्लेख है वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में हुआ था। ये सारी व्याख्या भी हम लोग अभी देख के आए हैं। जो बाणभट्ट है ना, उनके द्वारा लिखा गया है हर्षचरित, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन पूछा था हर्ष से संबंधित, चलिए कमेंट किए कि नहीं आप लोग, करिए अभी अगर तक ना किए हो तो बाणभट्ट के द्वारा एक रचना की गई हर्षचरित, इसमें भी गुर्जरों का जो उल्लेख है वो देखने को मिल जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम दे दिया गया है नागभट्ट प्रथम। समय दिया गया है 730 से 756 ईस्वी। ग्वालियर अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उसने म्लेच्छ शासकों या म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था, ठीक है। इस प्रकार नागसेन ने अरबों के आक्रमण से पश्चिमी भारत की रक्षा की थी, जो कि अभी हम लोग देख के ही आए हुए थे। आगे देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे ना, आप लोगों ने जरूर सुना होगा त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष, पता है कि नहीं। कन्नौज को जीतने के लिए 3 वंश के शासक जो है आपस में भिड़े हुए थे। तो आपको वही बताना है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे अगर, तो दूसरा और चौथा तो हो जाएगा। चोल और गुर्जर नहीं थे। दूसरा और चौथा जहाँ पे होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। एक सेकंड, पाल, प्रतिहार और गुर्जर, कुछ तो लगता है मैं खुद ही भुला गई क्या, 2 3 4 कह रहे हैं। एक सेकंड, हाँ पाल गुर्जर, पाल प्रतिहार, अच्छा हाँ देखो तो मेरे तो दिमाग से निकल गया कि गुर्जर प्रतिहार ही तो है सॉरी, ये गुर्जर प्रतिहार है दरअसल ना। अब देखिए पाल प्रतिहार याद किए हुए हैं तो गुर्जर लग रहा है कि ये तो होगा ही नहीं, जब कितनी देर से देख रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार वंश जो है वो गुर्जरों की शाखा से रिलेटेड थे, इस वजह से इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। तो इस तरह की जो कन्फ्यूज़न है ना वो एग्ज़ाम में भी बहुत होते हैं। अभी ही हो गया हमको तो फिर एग्ज़ाम में होना तो लाजमी ही है। अभी सपोज दैट अगर कैसा मतलब ऐसा कोई ऑप्शन होता जिसमें 2 और 4 दिया होता तो हम तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाते, पर एग्जामिनर ने कहा कि नहीं इतना भी तुमको छुट्टी नहीं देते हम। तो इसका चलिए सही उत्तर देख लीजिए, 2 3 4 हो जाएगा। तो देखिए हर्ष की जब मृत्यु हो गई ना तो उसके बाद कन्नौज जो है वो विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया, क्योंकि हर्षा के टाइम पीरियड में तो भाई कन्नौज एकदम फल फूल रहा था, उनका उन पे आधिपत्य ही था। आगे देखिए, इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारी यूपीपीएससी ने पूछ रखा है कि इसे महोदय श्री जो है या महोदय के नाम से महोदय नगर भी कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता था कन्नौज को, ठीक है। तो कन्नौज हमारे यहाँ इत्र नगरी है, इत्र के लिए वो फेमस है, उसे उसका जो प्राचीन नाम है वो महोदय श्री या महोदय था, हमारे पीएससी ने पूछ रखा है। आगे देखिए, इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी तक 3 जो बड़ी शक्तियां हैं वो जो है कौन कौन सी हैं, पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके मध्य त्रिकोणीय संघर्ष, इसी को ना त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, वो स्टार्ट हुआ, जो कि 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जाता है। और इस संघर्ष में हालांकि लास्ट में जाकर के जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो उन पर उनका आक्रमण हो जा मतलब आधिपत्य हो जाता है, आक्रमण नहीं कहेंगे। आगे देखिए,
कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है। 2015 पीसीएस ने पूछ रखा है, तो बताइए। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तो है, तो चोल नहीं होगा। ऑप्शन डी। देखिए ये वाला यूपी पीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है, अभी आगे आपको देखने को और मिलेगा। तो ये महोदया किसका पुराना नाम है, तो इसे महोदया नहीं महोदय कहा जाता था, हालांकि बात एक ही है, कन्नौज हो जाएगा। फिर देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री का नाम से जाना जाता था, वही क्वेश्चन है। मथुरा है क्या इसका उत्तर, जरा बताइए कमेंट करके। तो नहीं भाई, अभी तो देख के आ रहे हैं, कन्नौज है। फिर देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। हमारे पास ऑप्शन क्या है, ध्रुव, गोविंद तृतीय, तीसरे हैं इंद्र तृतीय, चौथे हैं कृष्ण तृतीय। सब तृतीय ही है, तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, यानी कि गोविंद तृतीय। ठीक, तो गोविंद तृतीय देखिए राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के उत्तराधिकारी हुए। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को इन्होंने मजबूत की, सुदृढ़ मतलब किया, मतलब होता है मजबूत करना। उसके बाद उन्होंने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। अपने उत्तर भारत के अभियान के क्रम में गोविंद ने गुर्जर प्रतिहार शासक जो नागभट्ट द्वितीय थे उनको पराजित किया। और गोविंद जो मतलब हैं, इनकी विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये संजन तथा राधनपुर ताम्रपत्र में लिखा हुआ है, और वहाँ से हमको प्राप्त होता है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि गोविंद तृतीय से पहले राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने उत्तर भारत में जो अभियान किया, उसमें आप देखिए तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक वत्सराज थे उनको पराजित किया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि गोविंद तृतीय के पहले ही राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव थे उन्होंने भी उत्तर भारत में अभियान किया, और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो वत्सराज थे उनको पराजित किया था। चलिए आगे देखिए, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज। ठीक है, अभी तो देखे थे ये सारी चीजें। फिर देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के कुछ शहर दिए हैं और उनकी वर्तमान अवस्थिति पूछ रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपका मन करे तो अगर आपके पास कोई सजेशन वगैरह है तो भी आप कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि हम अपनी चीज़ों को सुधार सकें। जैसे एक लोग का कमेंट आया था कि आपको इसको मतलब कि पीपीटी में पढ़ाना चाहिए, पर मुझे तो ये वैसे ठीक लगता है, क्योंकि विजुअलिटी वैसे बहुत अच्छी है, सब कुछ एकदम ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमने कैसे वो मतलब फ़ोटो खींच के चिपकाया हुआ है, नहीं, बहुत अच्छे से विजुअल है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइए, पीपीटी में क्या करेंगे, बहुत थोड़ा कलरफुल हो जाएगा। तो क्या छोटे बच्चे हैं क्या कि कलरफुल हर चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, पेपर में तो इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती है ना, वहाँ कौन सा कलर खोजेंगे हम लोग। खैर चलिए, पर अगर आप लोग कहिएगा तो हम ये भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं है, थोड़ा टाइम लॉस होगा बस, और कोई मतलब का नहीं है। तो चलिए देखिए कौन कौन से शहर दिए हैं। कह रहे हैं कोइल, ये अलीगढ़, महोदय नगर महोबा, तो महोत्सव नगर, सॉरी महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, तो ये तो एकदम सही है। जेजाग भुक्ति कौशाम्बी, तो जेजाग भुक्ति कौशाम्बी, ये देखिए ये तो गलत होना चाहिए कि सही होना चाहिए, चलिए बताइए जरा कमेंट करिए। तो हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि जो जेजाग भुक्ति है ना वो कौशाम्बी नहीं था, वो बुंदेलखंड था ना शायद। ठीक है, तो इसका उत्तर डी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कोल या कोयल है वो अलीगढ़, ठीक है, महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता है, महोदय श्री कन्नौज, और जेजाग भुक्ति ये बुंदेलखंड के नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कल वाली वीडियो में हमने ये देखा था जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, यानी पैसा वगैरह दिया था। ऑप्शन देखिए, चामुंड राय, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल या महीपाल देव, कौन हो जाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कि खंभात में जो मस्जिद तोड़ी गई थी उसके पुनर्निर्माण के लिए जयसिंह सिद्धराज ने अपनी आर्थिक सहायता दी थी। तो गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक थे। मुस्लिम लेखक मोहम्मद जो औफी हैं, इनका ऐसा कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों के लिए उन्होंने 1 लाख बालोम, यानी कि 1 लाख मुद्राएं हैं वो दान में दी थी। फिर देखिए आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे, परमार वंश के संस्थापक पूछ रहे हैं। तो अब इसमें तो देख ही रहे हैं आप, परमार वंश के संस्थापक में सही उत्तर ही नहीं दिया गया है, तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट व्याख्या देख लेंगे। तो देखिए परमार वंश की स्थापना कब हुई, 9वीं शताब्दी ईस्वी में पहले चरण में हुई थी, उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति के द्वारा। धारा नगरी ये जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, कनकपाल। ठीक है, आगे देखिए, फिर कह रहे हैं राजा भोज ने शासन किया कहाँ में, मतलब कि कहाँ पर, धारा, बस्तर, महाकौशल या फिर उज्जैन। तो क्या हो जाएगा, इनकी जब धारा नगरी
वो राजधानी ही थी, तो जाहिर सी बात है राजधानी में तो शासन होगा ही ना। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो देखिए राजा भोज ये परमार वंश के शासक थे। परमारों का पहले शासन जो है वो केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। उसके बाद राजधानी धारा में स्थानांतरित की। राजा भोज ने धारा में शासन किया। भोज की मृत्यु के बाद विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कुछ बातें कही हैं, हालांकि संस्कृत में लिखा हुआ है, मैं भी थोड़ा गलत सलत पढ़ लें, पर देख लेते हैं। अद्य धारा निराधारा निरालंबना सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। ठीक है, तो हो सकता है इसी को दे दें। हालांकि आज तक इस तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो छोड़ ही के रखना चाहिए, जरूरी नहीं है। बस अपनी जानकारी के लिए आप ये थोड़ा सोच सकते हैं कि जब भोज की मृत्यु हो गई तो धारा नगरी के बारे में कुछ विद्वानों ने इस तरह की बातें कही हैं। थोड़ा होता है ना, कुछ चीज़ें अगर जाने रहेंगे तो लोगों के सामने प्रभाव जमा पाएंगे कि देखो मुझे ये भी पता है। बाकी एग्जाम के लिए तो ठीक नहीं है, मतलब पूछने के चांस नहीं है कुल मिलाकर के। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? आपको ये बताना है कि वो कौन है जिनके द्वारा काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तकें लिखी गई। ऑप्शन देखिए, भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या महिपाल। क्या हो जाएगा? राजा भोज हो जाएंगे, ऑप्शन ए। तो परमार वंश के शासक जो भोज हैं, इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक नाम क्या है? युक्ति कल्पतरु। पुस्तकें पूछी जाती हैं तो जो शासक हैं उनके द्वारा जो पुस्तकें कौन सी लिखी गई हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सातवाहन वंश के शासक थे हाल, उनका जो है एक पुस्तक है गाथा सप्तशती, वो कई बार पूछी गई है। तो जो भी मतलब फेमस शासक हैं उन्होंने अगर कोई पुस्तक लिखी है तो ये पूछा जाता है। तो इसके पूछे जाने के मतलब चांसेस हैं कि जो परमार वंश के शासक भोज हैं, उन भोज थे, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या था? युक्ति कल्पतरु। और एक और पुस्तक है सम्रांगण सूत्राधार। ठीक है, तो ये मुझे तो लग रहा है जैसे ये युक्ति कल्पतरु कहीं पूछा भी गया है। आगे देखिए, भोज ने युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह, ये वाला ना, ये चीज पूछी गई है। योग सूत्र वृत्ति राजमार्टन विद्या विनोद तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये जो सरस्वती कंठाभरण है ये पूछी गई है। कहाँ पूछी गई है? मतलब ये जरूरी नहीं है कि यूपी विशेष आयोग नहीं पूछा, अरे भैया बहुत सारे आयोग हैं, कहीं पूछा गया है। आगे देखिए, प्रारंभ में इसका जो उत्तर है वो हालांकि ए माना गया था, संशोधित उत्तर पत्रक में इसका नाम जो है वो बी कर दिया गया था। तो समझ रहे हैं, पहले तो उनको लगा कि काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर जो पुस्तक लिखी गई है वो भोज के द्वारा, लेकिन बाद में फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वो भोज नहीं थे, गोविंदराज थे। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? कुल मिलाकर के जानना चाह रहे हैं कि जो भोजशाला मंदिर है वो कौन सी देवी को समर्पित है? तो ये हो जाएंगी देवी सरस्वती या भगवती सरस्वती। तो सरस्वती माता से संबंधित है भोजशाला मंदिर। फिर देखिए कि जो भोजशाला मंदिर है उसकी अवस्थिति कहाँ है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, कहाँ पे है? धार जिले में है। और यहाँ पर वाग देवी किनको कहते हैं? सरस्वती माता को। ठीक है, अधिष्ठात्री यानी स्थापित है। ध्यान रखना है कि भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कौन है जो परमार वंश के शासक है ही नहीं? ऑप्शन देखिए, उपेंद्र, मुंज, गांगेयदेव या फिर उदयादित्य। तो इतने टफ से नाम गांगेयदेव हो जाएंगे। ठीक है, तो परमार वंश के शासकों में आपको उपेंद्र भी मिलेंगे, मुंज भी मिलेंगे, उदयादित्य भी मिलेंगे, लेकिन गांगेयदेव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो जो गांगेयदेव हैं ये कलचुरी वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो अपने भारत देश के भीतर ऐसे 14 शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। आगे देखिए कि पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम इसे स्टार्ट करवाया था। और उपेंद्र, मुंज तथा उदयादित्य ये सभी परमार वंश से रिलेटेड शासक हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेयदेव और उनकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया? ठीक है, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी। तो अल बहरी, अल मसूदी, अल बरूनी या इब्न बतूता, कौन हो जाएंगे? वो ये हो जाएंगे अल बरूनी। ठीक है, तो अल बरूनी एक अरब यात्री थे। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत देश में आए थे। इन्होंने अपनी भारत यात्रा का विवरण कहाँ पे दिया? तो इनकी पुस्तक है किताबुल हिंद, वहीं पे दिया है। और किताबुल हिंद जो पुस्तक है वो सेपरेट रूप से पूछी जा चुकी है। इन्होंने अपने विवरण में कलचुरी शासक गांगेयदेव, विक्रमादित्य तथा उनकी राजधानी त्रिपुरी, जिसे त्यूरी कहा जाता था, उसका भी उल्लेख किया हुआ है।
अभी देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। एक साइड प्रसिद्ध स्थान दिए हैं, दूसरी साइड क्षेत्र। जैसे कह रहे हैं बोध गया बघेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ, नासिक मालवा, तिरुपति रायलसीमा। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, इसमें आप देखिए खजुराहो बुंदेलखंड ठीक है और तिरुपति रायलसीमा ये ठीक है, बाकी सब गलत हैं। तो ऑप्शन 5 और ऑप्शन 2 बस ये जहाँ पे हो वही इसका उत्तर हो जाएगा। और इस तरह का विकल्प आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी में। ये देखिए, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि जो बोध गया है हम सबको पता है ये बिहार में है, खजुराहो मंदिर बुंदेलखंड, शिरडी ये महाराष्ट्र अहमदनगर में है, नासिक महाराष्ट्र में है, तिरुपति ये आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में है। तिरुपति बालाजी के मंदिर, तिरुपति के लड्डू बहुत फेमस है, नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। नाम तो सुना ही होगा, खाया कि इन्होंने है वो बताया, हम लोगों ने तो नहीं खाया है भाई, झूठ क्यों बताना। देखिए अब ये रचना कई बार पूछी गई है और पिछले जो मतलब सेट्स हैं उसमें भी हम लोगों ने इसको देखा कि गॉड वाहो इसके रचयिता कौन थे, तो ये हो जाएंगे वागपति। ठीक है, तो गॉड वाहो ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राजाश्रित कवि थे, यानी कि उनकी राजसभा में थे, कुल मिलाकर के ये कह सकते थे, या इन्हीं के द्वारा इनका पालन पोषण भरण पोषण किया जाता था। और इनकी रचना कौन सी है? गॉड वाहो, सॉरी गॉड वाहो की रचना है। हाँ हाँ, इनकी रचना ही है गॉड वाहो, नाम तो इनका वागपति था। चलिए आगे देखते हैं। तो मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में ये देखिए अर्घट्टा, ये जो शब्द है ना, शब्दावलियां, इनसे एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। और बताना है आपको कि जो अर्घट्टा शब्द है वो किसको निरूपित करता है? बंधुआ मजदूर, या फिर सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, तीसरा है कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र यानी वाटर व्हील, या कृषि भूमि के बदले बदली गई बंजर भूमि। तो साफ साफ पता है कि अर्घट्टा, ये जानते हैं भूमि की सिंचाई के लिए जो जलचक्र यूज किया जाता था उसको बोला जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बार हम जो है क्वेश्चन का डिस्कशन करते हुए बताए थे आपको कि कश्मीर का अकबर इस नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा है? तो शमसुद्दीन बिल्कुल भी नहीं है, सुल्तान कुतुबुद्दीन नहीं, सिकंदर भी नहीं है, ये हो जाएंगे जैनुल आबदीन। ठीक है, तो जैनुल आबदीन, इन्हें क्या कहा जाता है? कश्मीर के अकबर। तो उत्तर तो हो गया अपना ऑप्शन डी वाला, यानी कि जैनुल आबदीन। अभी ना वहाँ से क्वेश्चन और बनता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक शासिका थी जिन्हें बड़ी बहन या दीदी के नाम से जाना जाता था, आपको कमेंट करके बताना है कि वो बड़ी बहन या दीदी जो है वो कौन सी शासिका थी, उनका वास्तविक नाम क्या है। एनसीईआरटी में भी हम लोगों ने देखा है और वैसे भी देखा ही है। तो देखिए कश्मीर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन जो है इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और इन्होंने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया और साथ में श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को भी संरक्षण प्रदान किया। तो समझ आ रहा है कि श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद ये इनके संरक्षण में रहने वाले वैद्य थे, डॉक्टर थे। फिर देखिए जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या है, ये आपको बताना है। अली शाह, हसन शाह, या फिर हैदर शाह, या शाही खां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, यानी कि शाही खां। तो देखिए 1420 ईस्वी में अली शाह के जो भाई थे शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठते हैं और वो कश्मीर के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से काफ़ी सहिष्णु थे और उनकी धार्मिक उदारता के कारण उनकी तुलना अकबर से की जाती है। उन्होंने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया जो टैक्स है वो भी हटा दिया और ऐसा करने वाले वो पहले शासक थे। गौ हत्या को भी मतलब बैन कर दिया था और उनके टाइम पीरियड में महाभारत, दशावतार और राज तरंगिणी जैसे जो ग्रंथ है ना उनका फारसी में अनुवाद भी किया गया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कर्नाट वंश के संस्थापक। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि अरे नया नया वंश कहाँ से आ गया। ऑप्शन देखिए नान्यदेव, नरसिंहदेव, हरिदेव या विजयदेव, हाँ या फिर नन ऑफ द अबव। उत्तर देखिए नान्यदेव हो जाएंगे। ठीक है, तो कर्नाट वंश के संस्थापक जो है ये नान्यदेव थे। समय देखिए 1097 से 1147 ईस्वी। एक महान योद्धा थे। कर्नाट की राजधानी शिमरावगढ़ को, मतलब इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो शिमरावगढ़ को बनाया और इनका टाइम देखिए 1097 से 1324 ईस्वी तक रहा है और मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आगे देखिए अंतिम शासक का पूछ रहे हैं कौन सा नाम था, हरि सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो राजा हरि सिंह मत समझिएगा,
तो आप देखिए, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव या हरि सिंह 1295 से 1296 ईस्वी या 1324 ईस्वी, ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। एकदम नया नया क्वेश्चन है ये मेरे लिए, तो मैंने अभी तक देखिए ये तीनों ही क्वेश्चन एकदम नए नए हैं। जैसे कर्नाट वंश, ये मैंने इस वंश का नाम ही कभी नहीं सुना था, और ये कुरुशपाल शिलालेख, ये भी मेरे लिए एकदम नया क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये सोमेश्वर प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो कुरुशपाल गाँव है, वहाँ से सोमेश्वर प्रथम का एक शिलालेख मिला हुआ है। संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ है, या ये कहें कि ये अभिलेख है। टोटल इसमें 39 पंक्तियां हैं, 39 लाइन्स हैं। इसमें सोमेश्वर के द्वारा जो गांव है ना, उसको दान में दिए जाने का विवरण हमें मिल जाता है। तो बस खत्म हो गया हमारा जो मतलब कि प्री मेडुअल एरा था, वो भी समाप्त हो गया। अब हम लोग मेडुअल हिस्ट्री पे प्रवेश करेंगे कल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आप लोगों ने वीडियो में काफ़ी कुछ नया जाना होगा, जैसे मैंने तो काफ़ी कुछ नया देखा इसमें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ एक भी सेकंड फालतू की चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, केवल और केवल काम की चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। अगर आप मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ कवर करना चाहते हैं कि बिना टाइम लॉस किए हमको घटना चक्र कवर करनी है, तो ये क्लासेस बेस्ट हो सकती हैं आपके लिए। तो थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।